रेडियन चला। मस्त लेवल क्वेश्चन। देखो अभी हम तुमको टॉप क्वेश्चन फिजिक्स के बताएंगे, क्लास 10वीं के फिजिक्स के पहला चैप्टर का एकदम VVI क्वेश्चन बताएंगे, टॉप क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता। अब बार बार आता है, धड़ाधड़ आता है, धड़ाधड़ बनाना, जब आएगा तब हिला देना। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या तुमने लेकर आए हैं, ये एकदम रसगुल्ले ही क्वेश्चन है ये, कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखा और इसे किरण आरेख के द्वारा दर्शाए। बहुत बार पूछा, गर्दा पूछा। अब बताओ तुम अगर ये भी नहीं जानता, आप कहेगा हम 10वां का स्टूडेंट है, चला तो सक जाता हमको। कितना बार पूछा, ये भी नहीं जाने का तो दिक्कत है। यह देखो बहुत आसान है यह, कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से कितने नियम होते हैं? 2 नियम। याद रखना चला, कई नियम? 2 नियम। कई नियम? 2 नियम। उसमें पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता। पहला नियम याद रखना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है। दूसरा नियम याद रखना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता, अर्थात कोण आई बराबर कोण, यानी कि अगर आपतन कोण 60 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी कई डिग्री होगा? 60 डिग्री के, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता। तो पहले तो नियम याद रखना कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। उसके बाद याद रखना कि 2 नियम होते हैं, जो कौन कौन होते हैं? तो पहला नियम बनेंगे कि आपतित किरण तथा आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम याद रखना कि आपतन कोण किसके बराबर होता था? परावर्तन कोण के बराबर। अब किरण आरेख तो ऐसे करके किरण आरेख पारना। अब कहेगा सर आप पार के बता दीजिए, अच्छा रहेगा। तो देखो हम यहाँ पर पारते हैं, लो ये हो गया दर्पण, ये हो गया क्या चला? दर्पण। ये जब ऐसे ऐसे करके पेंटवा किया नहीं, वो कुछ हो गया दर्पण। वो पेंटवा कहा लिखे, क्योंकि दर्पण, दर्पण मतलब होता है आईना, यानी कि आईना जो होता है उसके पीछे ना मतलब पेंट कर रहा था, रजतित कर रहा था। किसका परत रहता? चांदी के परत से रजतित कर रहा था। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा करके वो किरण डालना, जो किरण ये आया है उस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण बोलेंगे। और जहाँ पर यथा पर आया होता वो लिख देना है, और इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। कौन बिंदु बोलेंगे? आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु याद रखना चला। उसके बाद यहाँ से टकरा के बाहर चला जाएगा, और ये टकरा के जाएगा उस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। कौन किरण बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक ना, और बीच में दोनों को जुदा करने वाला लंब है, उस लंब को बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब कहेगा सर इसका नाम भी रख देते, हाँ तो यहाँ पर ए रख देते, यहाँ पर ओ, यहाँ पर क्या दे देते हैं? बी, यहाँ पर क्या दे देंगे? एन। तो देख लो, अगर तुम अलग अलग लिखना चाहते हो तो क्या लिखेगा कि ए ओ हो गया आपतित किरण, ओ भी हो गया परावर्तित किरण, और एन ओ हो गया कुछ अभिलंब, और जो बिंदु ओ है वो कुछ हो गया था आपतन बिंदु। ठीक ना। और अगर चित्त से परिभाषा देना चाहता है तो आराम से दे सकता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या बता सकता है? कि कोण आई बराबर कोण आर। अब कहेगा सर कोण आई क्या है? तो कोण आई को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? चला, आपतन कोण। ठीक ना। अब कोण आर के बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। कौन कौन बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो हम पक्का समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। ठीक, अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन के तरफ से। कुछ क्वेश्चन हम मेन लाए हैं जो ना एग्जाम में बार बार पूछता हुए वाले लेकर आए। ठीक ना। आदम आज शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना, बीच में छोड़ के जाएगा एग्जाम में बहुत पछताएगा, फिर यो याद आएगा क्या पछता तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये लो, यह देखो मस्त क्वेश्चन है। प्रकाश पुंज क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी पूछा कि प्रकाश पुंज क्या है, यानी कि पहले बताना प्रकाश पुंज की परिभाषा, उसके बाद यह कितने प्रकार का होता है, फिर बताना कि भाई कै प्रकार का होता है। जैसे नहीं कहे कि फलानवा के बेटा है, अच्छा भाई तकर बाबू के की नाम है, और भाई कै भाई बोले कि ना जी, तो उसी बताना कि पहले परिभाषा होकर बाद कै प्रकार को भाई जी। ये देखो प्रकाश पुंज, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। अब प्रकाश पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, एगो अपसारी। अब देखो यहाँ थोड़ा सा और बता देते हैं। समांतर प्रकाश पुंज की जो सभी किरणें होती समांतर होती है, ऐसे जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे कौन प्रकाश पुंज कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। अधुआ चला। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या होती है? समांतर होती है, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। अभिसारी, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी। अपसारी, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में क्या होता है? फैल जाता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी।
तब पहले कहा कि परिभाषा बताओ, उसके बाद बोला कि कै प्रकार का होता है ये बताओ, तब पूरे बता देना कि परिभाषा बताएंगे कि प्रकाशपुंज क्या है, तब है किरणों के समूह को प्रकाशपुंज कहते हैं। कितने प्रकार का होता है यो बता देंगे, कै प्रकार के, 3 प्रकार के। समांतर प्रकाशपुंज, अभी सारी प्रकाशपुंज को अपसारी। अब समांतर प्रकाशपुंज जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें क्या होती है समांतर। अभी सारी जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। अब सारी जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना चला। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखो तुम्हारे लिए लॉलीपॉप ढूंढ कर लाया, बढ़िया बढ़िया जो एग्जाम में पूछता है। देखो यह कितना खतरनाक ढांसू क्वेश्चन है। अब कहेगा सर ये पूछा, जी हाँ जी पूछा गया कि बिना पूछले हम यहाँ पर लेवन के उसी को ढूंढ के लाए हैं, उसी को लाए हैं जो पूछा गया। या देखो गोलीय दर्पण क्या है, यानी गोलीय दर्पण क्या है, तो पहले कहा कि परिभाषा दीजिए। क्या लगल है तो समझ जाना चला, पहले क्या देना है परिभाषा। कहा गोलीय दर्पण क्या है तो पहले परिभाषा देंगे। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, यानी वक्रता त्रिज्या मतलब आर 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि फोकस दूरी मतलब एफ कितना होगा। तो चलो पहले तुमको एफ ही निकालने सिखा देते, ऐसे लगता है ये एफ बराबर r/2। अब आर का मान रख देंगे कितना हो गया 20 सेंटीमीटर/2, 2 से भागा देंगे कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब हुआ कि वक्रता त्रिज्या जो होता फोकस दूरी जो होता वक्रता त्रिज्या को जो होता आधा। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी आधा हो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो परिभाषा देख लेते हैं कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोल होता है। एक साथ हमारे साथ बोलो, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बड़ा आसान है, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कहाँ होता है चला गोल होता है, उसे कौन दर्पण कहते हैं गोलीय दर्पण। अगर गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी क्या होगा आधा। फोकस दूरी क्या होगा आधा, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अच्छा तुम कमेंट में कमेंट करके बता देना, अगर मान लो 50 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है तो फोकस दूरी कितना होगा। अगर जानता है चला समझ गया तो क्या करना कमेंट में बताना। तुम लोग को तो मालूम है चला बस। चलो अगला क्वेश्चन में आता है। 3 क्वेश्चन क्लियर करवा दिए। लो एकदम रसगुल्ला जो मेन क्वेश्चन है ना वही लेकर आ गए हैं। अरे सर सच्चे में हम सच्चे बोल रहे हैं, एकदम बतिया रहे एकदम सच में। नहीं विश्वास है ना तो क्वेश्चन बैग से जाके चेक कर लो। देखो कभी कभी भरोसा नहीं होता तो प्रूव करना पड़ता नहीं। जैसे वो आके हमको तो बोला क्या सर आपके तरफ बढ़िया रिजल्ट आया था, मेरे को लिस्ट रख लेते थमा दे कि देख लो। और बाद बोला कितना महीना फीस लेते हैं, और उसका पहले की मन था कि हम नहीं पढ़ेंगे। जब लिस्टवा देखा तो कि कहा हम पढ़ेंगे, समझा कि नहीं समझा। पहले की मन था कि नहीं पढ़ेंगे, लिस्टवा देखा ना तो बोला वो लगता सबूत है, समझे कि नहीं। तो सबूत तुम देखना चाहता तो जाके क्वेश्चन बैग से मिला लो, क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछेगा। अब ऐसे बोलेगा कि टाइपिंग नहीं केले हाथा से लिखले हैं, मतलब ये क्या है। अब बताओ एग्जाम में जाकर टाइपिंग करेगा कि लिखवे करेगा हाथे से। आंसर आता है बतियाता है फोर्जरी, वो तो लिखवे नहीं करेगा जी। ये चलते लिखल का देखो बढ़िया से लिखा लेकिन नहीं, और वह गौर करके एग्जाम में तुम बढ़िया से रट के लिख देना ठीक। अच्छा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार। बढ़िया से लिखेंगे प्यार से। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से कै प्रकार के 2 प्रकार। देखो एगो अवतल दर्पण एगो उत्तल दर्पण। अब देखो अवतल दर्पण कैसे पर आता है ये भी बताते हैं। देखो देखे ध्यान से देखना अवतल दर्पण कैसे पर आता है, ध्यान से देखना। अगर हम बाहर से पेंट करेंगे, देखो कहाँ से पेंट किए बाहर से तो अवतल दर्पण। अगर हम भीतर से पेंट कर देंगे, कहाँ से भीतर से पेंट कर देंगे तो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसको कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह कुछ है धसी है। देखो इधर धसा लेकिन नहीं, ये इधर तो पेंट कैल है तो इधर चेहरा दिखेगा, जिधर नहीं पेंट के उधर नहीं दिखेगा। तो धसल है तो अवतल दर्पण। इधर देखो इधर पेंट के लिए तो इधर से नहीं चेहरा देखेंगे। तो जो उठल है वो कुछ हो गया, जो उठी हुई है वो कौन दर्पण। आ गया समझ में चला। परिभाषा भी याद हो गया होगा, नहीं याद हो गया। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धसी रहती है कौन दर्पण अवतल दर्पण। और वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठल रहती है कौन दर्पण। हाँ गोलीय दर्पण कै प्रकार के 2 प्रकार के, एगो अवतल दर्पण एगो। अगर तुम जानता तो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर देना कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, एगो बता देना उपयोग ठीक ना। कहाँ कमेंट बॉक्स में तुमको पता होगा, तुम लोग को पता है चला। मसुआ आ गया रे तू परी वाला। अरे जिसको पता वीडियो देखते रहना तो कमेंट कर देना ठीक कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते, कम से कम एक उपयोग बता देना चला। चलो आगे बढ़ते हम लोग। या लो एकदम धाक क्वेश्चन आ गया, एकदम धाक या पूरा एकदम जैसे भोजपुरी में वो गाना सुना, लौंडिया लंदन से लाएंगे खूब रात भर नचाएंगे। हम क्वेश्चन लेके चल आए बढ़िया एग्जाम में फाड़ के बनाना है, एकदम नचा देना एकदम अंगुरिया पर, समझ गया ने नचा देगा ना रे मसुआ आ जाता है। तुम बताओ तो लरुआल है वो। देखो ध्यान से या
हम वाहनों में, वाहन मतलब कुछ होता है, बहन हुई ना है, वाहन मतलब गाड़ी, वाहन मतलब कुछ होता है गाड़ी। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्वीय दर्पण, कौन दर्पण? पार्श्वीय दर्पण मतलब पीछे देखने के लिए। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं इसे, इधर साइड में लगल रहता है ना, उसको कुछ बोलते हैं, आईना हम नहीं बोल देते। ऐसे को साइड मिरर है, कुछ है साइड मिरर का मतलब वह साइड से क्या आ रहा है उसमें दिखेगा, साइड से अगर हम देख लें कि फलनी आ रही है, देख लेंगे नहीं देख लेंगे, सही बात है, झूठ बात है कि पीछे लगता कि आ गई है, नहीं तो पता चल जाएगा उसमें कि क्या आ रहा नहीं आ रहा है। याद देखो, तो उसी को क्या कहेंगे? पार्श्वीय दर्पण। दर्पण के रूप में उपयोग या वरीयता दिया जाता है, यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता। देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता, और चला याद देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता या कि उत्तल दर्पण का उपयोग, देखो कहाँ गया एकदम, देखिए लो उत्तल दर्पण का उपयोग, अरे यार कलरवा ना यार बढ़िया से जी, हाँ लो आ गया उत्तल कहाँ पर दिक्कत हुआ, कौन चेंज हो गया? उत्तल हाँ आवे लो, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता। देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता, फिर ऐसे क्वेश्चन पूछता तो ऐसे पूछता। उत्तल दर्पण का उपयोग पृष्ठदर्शी दर्पण, पृष्ठदर्शी मतलब होता है पीछे वाला जो जिसमें देखेंगे के रूप में क्यों किया जाता। जरा हम सीधा एकदम सिंपल भाषा में, अपना भाषा एकदम अपना क्षेत्रीय भाषा में दिए हैं परिभाषा। देखो यार, क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु कैसे प्रतिबिंब, छोटा और सीधा, और साथ ही दूर स्थित वस्तु भी साफ साफ दिखाई पड़ता है, यानी दूरों सहित कोई रहेगा तो हम साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्वीय दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, या तो पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है, या तो साइड मिरर के रूप में किया जाता है। समझ गया चला? क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, और दूर से भी कोई इतर रहता है वह साफ साफ दिख जाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक ना चला? मस्त 5 क्वेश्चन करवाए, आओ लेकर आए हैं, टेंशन नहीं लेना, पूरे देख लेना एकदम, बीच में वीडियो छोड़कर जाएगा एग्जाम में बहुत पछताएगा। लो यह देखो कितना मस्त है, यह देखो क्वेश्चन पूछा गया है। लो यह देखिए क्या क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कर्तलीय चिन्ह परिपाटी दर्शाए, यानी गोलीय दर्पण में जो नया चिन्ह परिपाटी आया उसको दर्शाना। तो यह देखो यह गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के नए चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित है। ऐसे देखो हम चले यहाँ पर दर्पण पार देते हैं। अब तुमको पता है कौन दर्पण है, क्या बताए थे, बाहर से पेंट रहेगा था अवतल दर्पण। देखो बाहर से पेंट है ना रे, अंदर धसल है तो कौन दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखो यहाँ पर याद रखना, अब देखो इधर होता है, इधर जैसे जय प्रकाश ही जाएगा वो आपतित प्रकाश, तो आपतित प्रकाश की दिशा मापी गई दूरी धनात्मक होता है। मतलब है कि दर्पण के पीछे सभी दूरी धनात्मक होगा, दर्पण के आगे सभी दूरी ऋणात्मक होगा, दर्पण के ऊपर सभी दूरी धनात्मक होगा, दर्पण के नीचे सभी दूरी ऋणात्मक होगा, और दर्पण में सभी दूरी यहाँ से मापा जाएगा। इस बिंदु को कहते हैं ध्रुव। सुन रहा है ना, क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अब यहाँ पर भी लिखा होगा, देख लो। दर्पण में वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। किस ओर रखा जाता है, बाईं ओर। मतलब ये दर्पण है तो हमारा हाथ इधर बाईं है, इधर हम वस्तु को रखेंगे। कोई भी वस्तु को बाईं ओर रखेंगे, मतलब दर्पण के कहाँ रखेंगे, आगे। दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापा जाता है, ध्रुव से। कहाँ से, कहाँ से, ध्रुव से। यह देखो दर्पण में प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होता है। यह प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, जो लाइनें खींचे थे चला उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। तो प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक, एक साथ बोलो, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी, प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी, समझ गया नहीं। अच्छा बाईं ओर ऋणात्मक होगा, बाईं ओर जितना भी दूरी नापेंगे इस ऋणात्मक, और दाईं ओर जितना भी नापेंगे दूरी धनात्मक। प्रधान अक्ष के ऊपर नापेंगे धनात्मक, नीचे नापेंगे ऋणात्मक, और सभी दूरी कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से। कहाँ से, ध्रुव से। यह प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। देखो दर्पण के बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक, और दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक। चला अगर मान लो बोला तुमको ये लेटर में इतना दूर ना याद रहे कि की लेटर में लिखल था, तो कल याद रखना, तुम बना देगा। कितना याद रखना, कहेगा गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी के बारे में बताइए, सीधे बोलना गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी ऐसे, मतलब इस प्रकार होता है। और उसके बाद क्या बोलना, दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक, दर्पण के बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक। हमेशा दर्पण में वस्तु को उसके आगे रखेंगे। प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक, प्रधान अक्ष के नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक। कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से। कहाँ से, ध्रुव से। चलो चला अब आगे अगला क्वेश्चन। लॉलीपॉप ला है, लॉलीपॉप मतलब समझाओ ने, बच्चा में बड़ी खाया होगा लॉलीपॉप नहीं जी। लो
लो ये देखिए, अब अभी कहा सर क्या है, देखो मस्त क्वेश्चन भी पूछे। आवर्धन किसे कहते हैं? वर्णन करे। वर्णन करे मतलब बताए, वर्णन करे मतलब बताए। अब देखो हम लोग भी बताते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसका ऊंचाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब क्या होता है? याद देखो H2, प्रतिबिंब की ऊंचाई H2। और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई होता है मतलब H1। प्रतिबिंब की ऊंचाई और किसकी ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे परा किससे सूचित किया जाता है? m से। तो m बराबर सूत्र हो जाएगा H2 बटा H1, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई। सिंपल से परिभाषा बोल सकता, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? चला आवर्धन कहते हैं। अब लोग आराम से लेटरवा लिखना है, बता देना कि आवर्धन बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब तुमको कहा लगेगा कि हम इतना परिभाषा लिख के चल आएंगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा। गलत गलत, तुम गलती बतिया रहे हो। तुम लिख के आएगा इससे नंबर नहीं मिलेगा, दिमाग में डालो। तुम लिख के आएगा इससे नंबर नहीं मिलेगा। तुम इतना लिखो कि जांचने वाला टीचर खुश हो जाए, नंबर पूरा मिलेगा। क्या बोले? तुम इतना लिखो कि जांचने वाला टीचर कुछ हो जाए, खुश हो जाए, तुमको नंबर दिल खोल के मिलेगा कि लो रे बाबू ये तो पूरे दिल ही जीत लिया। ये जो परिभाषा कर ले दिया जी, उसका सूत्र वो लिख दिया, संकेतों में लिख दिया, उसके बाद जहां करके बताइयो दिया, नंबर नहीं मिलेगा। अब मान लो कि रोही नौता खाएगा, नौता मतलब समझे उन्हें, पार्टी डे में खा रहे हैं, मन मानता रसगुल्ला रहे, कितना मन लगे खाए में? मचा दे भाई, पूरा खा ले। नहीं खाए के नहीं हो खाए वाला ज्यादा, दो रसगुल्ला ज्यादा खाता, कहा मन मानता था उठा ले। समझिए कि नहीं? ऐसी एग्जाम में मन मानता लिखना। कैसे लिखना? मन मानता उतना लिखना जितना में टीचर खुश हो जाए, नंबर कुछ मिले पूरा मिले। समझा कि नहीं समझा? उतना लिखना। चलो ये इतना परिभाषा लिख दिया, उसके बाद अर्थात करके सूत्र लिख देना, उसके बाद संकेत में भी लिख देना, उसके बाद जहां करके भी लिख देना। अब बताओ इतना लिखने के बाद 2 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पूरा लिख के आएगा, चला छोड़ के नहीं आएगा। चलो 7वां क्वेश्चन क्लियर। अब अगला चलते हैं। जे मेन पहला चैप्टर का है, हम सब बता देंगे, टेंशन तुम नहीं लो। यह क्या बोल रहा है भाई? यह देखो बड़ा आसान है। लो यह बोल रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी, यह अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? अरे यार ना तुमको पता है एफ बराबर आर बटा 2। सुन रहा है ना जी? एफ बराबर आर बटा 2, यही तो संबंध है। या तो लिख देंगे आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, या तो ऐसे लिख देना वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी के बराबर होती है, या तो ऐसे लिख देना फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। बस इतना हो गया। आपका सर इतना मिल जाएगा। अरे चला तुम पहले लिख लेना, उसके बाद नीचे लिख देना कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है, दुगनी दूरी के बराबर होती है, या तो ऐसे लिखना कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी के बराबर होती है, तब तुमको मिल जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो चला अगला लिस्ट में एकदम बनल है, सब कदम ले आए हैं। ये तो हो गया वो, उसको तो बता ही दे। यहाँ पर लो या अभी क्या है, यह देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन, ये भी पूछा गया, देखना। लो क्या है एकदम रसगुल्ले है ये, तो लो तो गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। क्या बोल रहा? गोलीय दर्पण में जो फोकस होता है ना, उसका परिभाषा दीजिए। परिभाषा तो ये देखो दी है बढ़िया से, कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर आर्य प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होती है, उसे गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे प्राय एफ से सूचित किया जाता है। मतलब समझो, एगो हम गोलीय दर्पण पारते हैं, गोलीय दर्पण अवतल दर्पण पार लिए, गोलीय दर्पण, ठीक ना? ये प्रधान अक्ष हो गया, कौन अक्ष हो गया? प्रधान अक्ष। इसके समांतर एगो किरण आ रही है, ये आपतित किरण है समांतर, दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद कहाँ जाएगी? इधर ना आएगी। टकराने के बाद जहां पर आके मिलेगी, जहां पर आकर मिलेगी, उसको क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? चलो फोकस बोलेंगे। समझा कि नहीं समझा? ये देखो दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब टकरा कर लौटने के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, अगर मिलती है तो अवतल दर्पण वाला हुआ फोकस। अब मिलती हुई प्रतीत होती है, लो चला एकदम मस्त। अगर मिलती हुई प्रतीत होती है, लो आया प्रकाश की किरण टकराया, यहाँ पर मान लो यह मिलता हुआ प्रतीत हुआ, मिलता हुआ क्या हुआ? प्रतीत। अगर प्रतीत होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा, उत्तल दर्पण वाला फोकस, मिलता पूरा पूरा अवतल दर्पण वाला फोकस। यहाँ पर बोला गोलीय दर्पण वाला फोकस, इस चलते दोनों बातें लिखेंगे, आकर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता, क्योंकि गोलीय दर्पण में दोनों ना आता, अवतल भी आता और उत्तल भी आता है। ठीक,
चलो एक बार हम बढ़िया से बोल देते, लो तो मिला लेना, तुमको शक है तो मिला लेना। भाई आधा व्यक्ति को तो पृथ्वी पर शक ही है, सबके तो शके रहता है। हम कितनों बढ़िया से पढ़ा ले फिर भी कितना के शके रहेगा, ये मास्टर के लिए बकर बकर करता है। और जब तक तू शक से बाहर नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। या देखो मिलाओ, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, कौमा उस बिंदु को क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे पराय एफ से सूचित किया जाता है। इसे पराय किसे सूचित करते हैं, एफ से सूचित किया जाता है। चलो चला ये क्वेश्चन भी क्लियर। लो अगला मस्त क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, एकदम क्या एकदम रेडी करके लाए लो। अगला क्वेश्चन लो, यह मस्त ला क्या है ये ना, तुमसे अभी थोड़ा देर पहले वो क्वेश्चन किए थे कि उत्तल दर्पण का उपयोग बताओ। नहीं देखो, उत्तल दर्पण देखना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखे। उत्तल के भी 3, अवतल के भी 3, उत्तल दर्पण के भी 3 उपयोग, अवतल दर्पण के भी 3 उपयोग। चलो देखिए, उत्तल दर्पण के पहले 3 उपयोग। पहला साइड मिरर के रूप में, किसके रूप में, दूसरा सड़क के किनारे लगे लैंप के परावर्तन सतह के रूप में। अब कहेगा सर ये क्या, तो सड़क के किनारे देखो टाउन उन में जाओ तो ऐसे करके स्ट्रीट डगल रहता, जरा सा प्रकाश चारों तरफ क्या होता फैलता है, तो उसको सड़क के किनारे लगे लैंप के रूप में। काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, काल्पनिक, काल्पनिक मतलब सीधा, और छोटा मतलब हम बड़ा है ना तो उसमें हम कौन बन जाएंगे, भुच्ची को छोटा बन जाएंगे। इसको प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अवतल उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण के 3 उपयोग तो आसान है। हजामत बनाने में, कहेगा सर हजामत मतलब क्या होता है, तो दाढ़ी उड़ी बनाते हैं, बाल उल बनाते हैं ना, उसके लिए। रोई के नाक देखेंगे, कान देखेंगे, आंख देखेंगे, गले के जांच करने में किसका उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। और सोलर कुकर में, कौन कुकर में, सोलर कुकर में। ठीक, अगर कहेगा 3 उपयोग तो दोनों के 3 उपयोग लिख देना। चला ठीक, मस्त नहीं चला। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लो आगे हैं, लास्ट क्वेश्चन पर आगे होंगे। यह लास्ट क्वेश्चन का कितना क्वेश्चन है जो पूछा अब तक एग्जाम में, ठीक ना, वह सब लेकर आए हैं। एक अगर छूटा होगा तो मेंटेनेंस करना चला, ऐसे तो हमको लगता है लगभग लेके चले आए 2 नंबर में जितना अभी तक पूछा है, ठीक ना। देखो क्या काबरी क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल उत्तल में क्या करे, अंतर स्पष्ट करें। अब जब भी चला अंतर स्पष्ट करे में आ गया तो कम से कम 4 अंतर देना या 5 अंतर देना, कम से कम 4, कई गो 4 गो। अब 2 नंबर है तो कहेगा सर 4 को दे देंगे, तो क्या जाता, तुमको आता लिखे तो लिख देना, तुम्हारा क्या जाता, चला आता लिखे तो क्यों करना, लिख देना। देखो अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर होते हैं। एक दिन अवतल दर्पण लिस्ट बनाएंगे, एक दिन क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण। तो देखो अवतल दर्पण के परावर्तक सतह क्या होती है, धसी हुई। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसी हुई और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई। एक अंतर तो आध हो गया, कहेंगे एगो धसल तो एगो उठल, एगो धसल तो एगो धसल तो एगो आध हो गया। कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होती है, धसी होती है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होती है, उठी होती है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण, तोरा बोलेंगे अपसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी। अवतल को अभिसारी, अभिसारी और उत्तल को अपसारी। 2 अंतर हुआ चला। अवतल को अपसारी, अभिसारी और उत्तल को अपसारी। देखो अवतल दर्पण में बड़ा तथा छोटा बनता, बड़ा प्रतिबिंब बनता है और कोई चीज छोटा भी। याद रखना, अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल क्या बनता है, छोटा का। उत्तल दर्पण में केवल क्या बनता है, छोटा। 3 अंतर हुआ चला। पहला अंतर क्या था कि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह धसी रहती है, जबकि उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह उठी रहती है। अवतल दर्पण याद रहे, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। 3 अंतर हुआ। चौथा याद देखो, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, वास्तविक, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक। इसका वास्तविक तो उसका, इसका वास्तविक तो उसका काल्पनिक। क्लियर चला। तो टोटल 11 क्वेश्चन जो था इम्पोर्टेंट, एकदम नहीं कहते एकदम VVI महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन एकदम पूरा आई। अगर तुमको लगे कि फिर भी कोई डाउट हो गया, हमको बढ़िया से नहीं याद हुआ, तो कोई टेंशन नहीं, चला वीडियो अपलोड रहेगा, जितना बार है उतना बार देखो, ठीक। और पसंद आया वीडियो को तो लाइक करो, शेयर करो। और पहली बार वीडियो को देख रहा है, समझ गए ना, पहली बार देख रहा, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर। बताओ चलो सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं, तो तुम लोग भी बोल दो सब्सक्राइब कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, ठीक। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।